Hello, dear students, how are you? चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने पीएच के बारे में देख लिया। आज हम देखने वाले हैं पीएच का इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आओ देखते हैं कि पीएच का इम्पोर्टेंस ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में क्या है, एनिमल्स की लाइफ में क्या है, प्लांट्स की लाइफ में क्या है। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ही सिर्फ पीएच के प्रति सेंसिटिव है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स भी सेंसिटिव है। वो किस तरह से देखते हैं कि जो जनरली प्लांट का ग्रोथ है वो न्यूट्रल पीएच यानी कि 7 पीएच पे बहुत अच्छे से होता है, लेकिन कई रीज़न के कारण जब सॉइल जो है वो अगर एसिडिफाई हो जाए तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है या अच्छे से नहीं होता, या सॉइल अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के कारण, तो भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एसिडिक पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि अगर सॉइल की पीएच मेज़र करना हो तो क्या करना होगा कि थोड़ी सी सॉइल लेके उसको पानी के अंदर मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद उसको हिला के फिर फिल्टर पेपर से फ़िल्टर करना है। तो फिल्टर करने के बाद जो वाटर मिलता है उसके अंदर जब हम पीएच पेपर डिप करते हैं तो वो पीएच पेपर का जो कलर चेंजेस है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि सॉइल की पीएच कितनी है। अगर सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर स्लेक्ट लाइम ऐड किया जाता है, और जनरली जब एसिडिक रेन होता है तब एसिड रेन जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और इस उसकी पीएच जो है वो 5 to 6 जितनी हो जाती है डाउन, और फिर वो जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, और फिर प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। तो ऐसी वाली सॉइल है उसके अंदर स्लेक्ट लाइम यानी कि चूना जो है वो ऐड किया जाता है, उससे न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर सॉइल जो है वो बेसिक हो जाती है तो उसके अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि ऊपर एसिडिक सॉइल में बेसिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। स्लेक लाइम का एग्जांपल लिया था। वैसे यहाँ पे अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसके अंदर एमोनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट, जो कि दोनों भी नेचर में कैसे है एसिडिक, उसको ऐड किया जाता है। अगर पीएच की बात करें, हम अगर पीएच को अपने साथ जोड़ें तो एक चीज़ है, बचपन में हम लोगों को बड़े लोग ऐसे बोलते थे कि भाई बहुत ज़्यादा स्वीट मत खाओ वरना दांत सड़ जाएंगे। तो बस रीज़न यही है कि जब हम स्वीट खाते हैं तब जो बैक्टीरिया है वो स्वीट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और पीएच को जो है वो घटाते हैं, यानी कि माउथ का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम बन जाएगा, और वो एसिडिक मीडियम के कारण हमारे दांत के ऊपर की जो सख्त लेयर होती है जिसको इनेमल बोला जाता है वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, उसके साथ एसिड रिएक्ट होता है और उसके अंदर डीके प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर जब कोई चीज़ स्वीट हम खाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? ब्रश करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारे टूथपेस्ट होते हैं वो बाय नेचर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ताकि वो जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं, या फिर गरारे करने चाहिए, गार्गल्स करने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इफ़ेक्ट था टूथ के ऊपर पीएच का। अगर आप आगे बढ़ते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जब बहुत हम खाना अगर खा लेते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है तो जनरली एक कंप्लेन होती है कि भाई हमें तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई है। तो आप लोगों को ये तो टर्म पता ही होगी, एसिडिटी, ठीक है। तो एसिड वैसे देखने जाओ तो डाइजेशन की प्रोसेस को जो है
वो इन्फ्लुएंस करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है। वो किस तरह से कि बॉडी स्टमक के अंदर जो एक एंजाइम होता है पेप्सिन करके, उसको वो एक्टिवेट करता है। अगर HCl ना हो हमारे स्टमक के अंदर, कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो जाता है तो यही एसिड जो है पेट के अंदर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जलन सी होती है। और जब ऐसी जलन होती है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं? डेफिनेटली एडवाइस करते हैं ना, भाई जाओ जल्दी इनो पी लो। तो इनो बाय नेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स बेसिक है। या फिर और क्या लेना चाहिए? खाने का जो सोडा है, बस इनो कंपनी का नाम है, अदरवाइज क्या है? वो भी बेस ही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें या फिर एक एडवाइस ऐसी भी दी जाती है कि भाई डाइजिन करके एक मेडिसिन आती है। ठीक है, तो वो भी क्या है? बेस ही है। तो ऐसे वाले डाइल्यूट बेस हम यूज़ करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जब HCl प्रोड्यूस होता है तो उसका दूसरा इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि वो हमारे पेट के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स है उसको भी मार देता है। तो ये था इम्पोर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी बॉडी में से कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो पहली बात करें हम हनी बी की। हनी बी का तो नाम सबने सुना ही है, और ये भी पता है कि हनी बी या रेड एंट जब काटती है, कई लोगों को उसका एक्सपीरियंस भी होगा ही, है ना। तो ये इंसेक्ट जब काटते हैं तो बहुत जलन होती है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो स्टिंग होते हैं, तो उसमें वो काटने पे मिथेनोइक एसिड सिक्रिट करते हैं, रिलीज करते हैं। जिसको वो काटते हैं उसके बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड एंटर होता है, और ये मिथेनोइक एसिड के कारण जलन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब अगर हनी बी या रेड एंट काट दे आपको, तो आपको एक रिमेडी करनी है। तो उसमें करना क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है, तो किचन में जनरली मम्मी के पास होता ही है। तो वो बेकिंग सोडा, या उसका दूसरा नाम मैं कहूँ तो इनो के नाम से बच्चों आप लोग जानते ही हो, इनो। तो बस वो वही है, बेकिंग सोडा जो है उसको इफेक्टेड एरिया के ऊपर लगा दो। 2-4 बूंद पानी की ऐड कर लो और एक पेस्ट बना लो। और जहाँ पे हनी बी ने और या रेड एंट ने आपको काटा है उसके ऊपर लगा लो। तो क्या होगा? जो मिथेनोइक एसिड बॉडी के अंदर गया है, वो यहाँ पे हमने बेस लगा दिया, तो वही प्रोसेस, वही साइंस क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा बच्चों। तो जो जलन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेटल लीव्स, वो भी एक प्लांट होता है। तो उसके लीव्स के ऊपर बहुत सारे कांटे जैसे पत्ते के ऊपर कांटे जैसे स्टिंग्स होते हैं, हेयर होते हैं। तो मैं आप लोगों को इमेज दिखाती हूँ। ये है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो एक इमेज है, वो है नेटल प्लांट की। तो मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को देखे गए प्लांट को आप अच्छे से इन फ्यूचर पहचान सको, है ना बच्चों। तो नेटल लीव्स के हेयर अगर आपको चुभ जाते हैं, जलन होती है, तो उसके ऊपर डॉग प्लांट जो आता है, जो जिसके अंदर कंटेंट जो है वो माइल्ड बेस होता है, तो वो एकदम ट्रेडिशनल रेमेडी है जो पहले के टाइम से लोग करते आ रहे हैं कि डॉग प्लांट का पेस्ट लगाने पे ये जो जलन है नेटल लीव्स की, उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो बच्चों, नेटल लीव्स की इमेज तो मैंने दिखा दी, अब डॉग प्लांट भी देख लेते हैं। मैं ये इमेज आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ ताकि मतलब इन फ्यूचर किसी को कुछ हो जाए तो आप लोग किसी को हेल्प कर सको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अब हम एक और चीज़ देखते हैं।
वास्प बोलते हैं जिसको। तो वो एक इंसेक्ट आता है, वो स्टिंग करता है। तब क्या होता है कि वही जलन होती है। तब उसके अंदर उसकी रिमेडी में विनेगर लगाते हैं। तो यहाँ पे विनेगर जो है वो माइल्ड एसिड है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वास्प जो है उसके स्टिंग में कौन सा केमिकल होना चाहिए? हम्म रेमेडी में अगर हमने एसिड लिया तो डेफिनेटली उसके स्टिंग में क्या होना चाहिए बच्चों? बेस होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको वास्प की इमेज दिखाती। तो ये है वास्प। जिसको भंवरी बोलते हैं ना हम, भंवरी भंवरी काट जाती है। भंवरी काट जाती है तो बहुत दर्द कर होता है, बहुत जलन होती है। और ये दूसरी इमेज से तो आप सब कोई वाकिफ ही हो, ये है हनी बी। हम्म वैसे है दोनों इंसेक्ट ही, लेकिन दोनों जब काटते हैं तो दोनों की रिमेडी अलग अलग है डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैंने इमेज दिखाई ताकि आपको कभी इसकी रिमेडी याद करनी हो तो ये इमेज दिमाग में अगर बैठी हो तो अच्छे से रिमेडी भी याद आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, कोई माउंटेन पर चढ़ते हैं, तब दूसरे दिन हमको बहुत दिक्कत होती है। तो उसमें होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। तो रेस्पिरेशन जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो टू टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाती हूँ। ये वाला टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में आप पढ़ोगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज जो है उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ऊपर का जो टॉपिक है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो यीस्ट में होता है। तो जिसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो नहीं देखना है अभी हमको। अभी हमें देखना है कि इन आवर मसल सेल लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो यही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जिसमें एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। अदरवाइज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सभी को पता ही है कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। साथ में वाटर और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ये तो बात हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की। लेकिन अभी हमें ध्यान देना है एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जिसके कारण मसल्स के अंदर बहुत पेन होता है, स्पाज़म आता है। तो तब डॉक्टर जो है वो भी क्या करते हैं? एंटासिड ही देते हैं। और जिसके कारण एंटासिड देने पे ये लैक्टिक एसिड जो है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। इस तरह से बच्चों पीएच का हमारी लाइफ के अंदर और प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इवन अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनका ग्रोथ भी पीएच जब डाउन होती है तो तब उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। तो पीएच आप लोगों ने देखा कि सबकी लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करता है बच्चों। बस आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी आज पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। बाय, टेक केयर।